संजय यादव जी के बेटी का नाम तेजस्वी यादव जी ने ही रखा था। जब से वो आरजेडी से जुड़े हैं तब से उनका प्रॉपर्टी कितना ग्रोथ हुआ है, लगभग 250 गुना फंडिंग बढ़ी है आरजेडी। जेडीयू से लगभग 5 गुना ज़्यादा फंडिंग हुई है आरजेडी को। 2 वो वनडे मैच खेले थे जिसमें वो 14 रन बनाए थे, 4 वो T20 मैच खेले थे जिसमें वो 3 रन बनाए थे। जो संजय यादव जी की पत्नी है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इंटरेस्टेड है। उसके पिता आर्मी में थे, वो भी एक कहानी है। बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं संजय यादव जी के बारे में। नीतीश कुमार के साथ करीबी बनाने को लेकर के लालू यादव जी कन्विंस नहीं थे, तेजस्वी कन्विंस थे। तो आज बात तेजस्वी यादव जी के खासम खास संजय यादव जी की। संजय यादव जी पिछले कुछ दिनों से मीडिया में बहुत बने हुए हैं, खास करके बिहार की मीडिया में, जब से उनका राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन हुआ है आरजेडी की तरफ से। लेकिन उस मीडिया की खबरों में बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं संजय यादव जी के बारे में, और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कोई आपको बता नहीं रहा है और हम आपको दोनों बताएंगे। उदाहरण के लिए मिस इन्फॉर्मेशन ऐसा फैलाया जा रहा है संजय यादव जी के बारे में कि संजय यादव जी और तेजस्वी यादव जी साथ में क्रिकेट खेलते थे, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। लेकिन उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई थी पिछले कुछ सालों के दौरान, और यही कारण है कि जब तेजस्वी यादव जी हरियाणा में शादी कर रहे थे तब संजय यादव जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनफैक्ट उनका रिश्ता ऐसा है कि जब संजय यादव जी का पहली बेटी हुई थी तब उनका नाम, संजय यादव जी के बेटी का नाम तेजस्वी यादव जी ने ही रखा था। और बेटियों से एक और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि इसका डिटेल में मैं आपको बताऊंगा सारा। जैसे कि संजय यादव जी के बेटी के नाम के आगे यादव नहीं लिखा हुआ है, उनकी पत्नी के आगे यादव नहीं लिखा हुआ है, उनके दोनों बेटियों के नाम के आगे राव लिखा हुआ है। उनका इसमें क्या कनेक्शन है, उसकी क्या कहानी है वो भी हम बताएंगे। उनके पिता आर्मी में थे, वो भी एक कहानी है। उनकी प्रॉपर्टी की सारी कहानी कि जब से वो आरजेडी से जुड़े हैं तब से उनका प्रॉपर्टी कितना ग्रोथ हुआ है, ये सारी कहानियां हैं। लेकिन ये सारी कहानियां उनके पर्सनल जीवन से संबंधित है, इसलिए हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। संजय यादव जी के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसके में हम आपको सब कुछ वो बताएंगे। आज हम उनके पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि उनके आरजेडी में आने के कारण, जो आरजेडी जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, एक पार्टी 22 विधायकों की पार्टी बन चुकी थी, उस पार्टी को कैसे वहाँ से लेकर के आज यहाँ तक पहुँचा है वो पार्टी, उसमें इनका क्या रोल है, कहाँ कहाँ पे कैसे इन्होंने रोल प्ले किया था, उसके ऊपर ये वीडियो हमारा ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। अब इसमें 4-5 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, एक तो यही होगा कि संजय यादव जी जब आए तो वो इस मोटो के साथ ही आए थे आरजेडी के अंदर कि उन्हें पता था कि आज ना कल चल करके नीतीश कुमार के साथ उन्हें रहना है। नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट जो नज़रिया आया है आरजेडी के अंदर धीरे धीरे, चाचा और ये सब करके, वो सारा का सारा 2012 से ही ये काम संजय यादव जी इस चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे थे तेजस्वी, लालू सभी को, और वो फाइनली सक्सेसफुल हुआ है। इसके अलावा जो कैंपेन के दौरान नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के द्वारा किए गए काम को अटैक कम से कम करने की जो पॉलिसी होती थी आरजेडी की पिछले चुनावों में, वो भी यहीं से आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपना ग्रोथ के बारे में तो इनको यहाँ पे नहीं बताएंगे कि उनका कितना फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ है, लेकिन आरजेडी का कितना ग्रोथ हुआ है 2012 से लेकर के 2015-16 तक जब वो सत्ता में आते हैं, इस बीच में जो लगभग 250 गुना फंडिंग बढ़ी है आरजेडी की, वो कैसे बढ़ी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था संजय यादव जी ने, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके बाद फिर हम संजय यादव जी के आने के कारण जो लालू फैमिली के अंदर डिस्प्यूट हुआ है, उस डिस्प्यूट के ऊपर में भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। हालांकि उसको पॉलिटिकल ज़्यादा रखेंगे और पर्सनल कम रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको संजय यादव जी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, जो हम आपको बताएंगे, कि संजय यादव जी के इस पूरे आरजेडी के साथ जर्नी में सिर्फ सक्सेस के बारे में बात हो रही है, लेकिन फेलियर का कोई बात नहीं कह रहा है। हम आपको उस फेलियर के बारे में भी बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं शुरुआत से ही। ये कहानी पूरी शुरू होती है 2011 के एंड में। तो पहली कहानी जो हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव जी कभी भी संजय यादव जी के साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे। वो ऐसे नहीं खेलते थे कि 2005 से लेकर के 2010-11 तक
संजय यादव जी 3 अलग अलग प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनियों में जॉब कर चुके हैं और वो जॉब ही करते थे, उनका क्रिकेट से कहीं लेना देना नहीं है। हालांकि संजय यादव जी से जो तेजस्वी यादव जी के बीच में दोस्ती हुई है, उस दोस्ती कराने में एक जिस व्यक्ति ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो क्रिकेट खेलते थे तेजस्वी यादव जी के साथ है। तो संजय यादव जी क्रिकेट नहीं खेलते थे। हालांकि आपको कहीं कहीं पे ये भी मिल जाएगा कि जो एसपी के लीडर हैं, जो उस समय मुख्यमंत्री बनने ही वाले थे, 2011 के एंड 12 के शुरुआत में बन गए थे, अखिलेश यादव जी, उन्होंने मिलवाया था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी झूठ है, क्योंकि वो तो चुनाव में लगे हुए थे उस टाइम पे। और ये जनवरी में मीटिंग हुई है इनकी, तेजस्वी और संजय यादव जी की, और जनवरी में चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कैसे मिलवा दिए? तो इनके दोस्त ने मिलवाया था। तो ये एक बड़ा मिथ है। ये आपको एक प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें संजय यादव जी ने ये बात खुद कहा है कि वो कैसे मिले हैं तेजस्वी यादव जी से। तो 5 साल तक वो जॉब करते रहे और मिलने के बाद भी वो जॉब ही करते रहे थे तेजस्वी यादव जी, ये संजय यादव जी। अब ये समझिए कि जिस समय ये 2011 के एंड में, जनवरी के फर्स्ट वीक में मिलते हैं, जो लालू यादव जी का दिल्ली में घर था 25 तुगलक रोड में, वहाँ पे ये दोनों मिलते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती है। गेट टुगेदर जो उस यंग एज में, तेजस्वी भी उसमें 22-23 साल की उम्र थी उनकी, उस एज में गेट टुगेदर होता है, उसमें धीरे धीरे पॉलिटिकल बातें भी होती है और उसमें फिर इनके बीच में करीबियाँ बढ़ती हैं। तो जिस समय संजय यादव जी इनसे मिल रहे थे, उस समय हालत क्या थी? जनवरी स्टार्ट होते होते तेजस्वी यादव जी क्रिकेट में फेल हो चुके थे। वो उस समय तक एक टेस्ट क्रिकेट मैच खेल चुके थे, जिसमें 2 पारियों में उन्होंने मात्र 20 रन बनाया था, एक में 19 रन, एक में 1 रन। 2 वो वनडे मैच खेले थे जिसमें वो 14 रन बनाए थे, 4 वो T20 मैच खेले थे जिसमें वो 3 रन बनाए थे। तो क्रिकेट के मैदान में तेजस्वी यादव जी फेल हो चुके थे। इधर दूसरी तरफ आरजेडी 2010 के इलेक्शन में 22 सीट पर सिमट चुकी थी। उसके अलावा उनके जो नेता थे लालू प्रसाद यादव जी, उनके जो वर्डिक्ट आने वाला था, उनको लगभग जेल जाने वाले थे। 2012 के अर्ली में सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आने वाला था, वो जल्दी ही जेल जाने वाले थे। इसके अलावा नेता उनके जेल जाने वाले हैं। पार्टी की हालत ये है कि मात्र 22 विधायक हैं। हालांकि 2009 के चुनाव में चूंकि अच्छे खासे एमपी जीते थे, तो इस कारण से थोड़े एमपी थे उनके हाथ में। लेकिन पार्टी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या था? जिस पार्टी के पास 2004-05 में, यानी कि आरजेडी को 2004-05 में टोटल 1 साल के अंदर फंडिंग हुई थी 3,67,60,000 रुपये, और उसी पार्टी को 2011-12 में जब संजय यादव जी आते हैं और ज्वाइन करते हैं, उस साल आरजेडी को मात्र 26,32,000 रुपये फंडिंग आई थी। यानी कि 2004-05 में 3,67,70,000 की जगह 2011-12 में फंडिंग हुई है आरजेडी को 26,32,000 रुपये। और इसके साथ साथ जो आरजेडी की टोटल प्रॉपर्टी थी, वो लगातार घट रही थी। आप इमेजिन कीजिए कि एक पार्टी जिसको 1 साल में फंडिंग आ रही थी 3,67,60,000 रुपये, उस पार्टी की 2011-12 में टोटल प्रॉपर्टी थी मात्र 2,77,00,000 रुपये। इस स्थिति में इनकी मुलाकात होती है और पॉलिटिकल डिस्कशन होता है। तेजस्वी यादव भी समझ चुके थे कि जिस तरह से चिराग पासवान को समझ में आ गया था कि उनको फिल्म में कुछ हो नहीं सकता है, इसी तरह से ये भी समझ गए थे कि क्रिकेट के मैदान में इनको कुछ नहीं हो सकता है। तो वो पॉलिटिक्स अब में आने वाले थे, लेकिन वो सही समय पे, सही ढंग से, सही तरीके से आना चाहते थे और उनको एक सलाहकार की ज़रूरत थी, और वो कहीं ना कहीं संजय यादव में उन्हें मिल गया। हालांकि 2012 पूरा साल ये लॉन्ग डिस्टेंस मोड में संजय यादव जी तेजस्वी यादव जी के लिए काम करते हैं। जैसे एक दोस्ती में होता है कि कुछ भी आप कर रहे हैं तो दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, पूछते हैं उससे, भाई इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसमें कैसे डिसीजन लिया जाए। तो उस 1 साल में जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तेजस्वी यादव और संजय यादव जी के बीच में रहा, जिस दौरान संजय यादव जी अपने कंपनी में जॉब भी करते रहे, उसी दौरान इनकी करीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब 2013 का शुरू आते आते इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है बिहार की राजनीति में। 2013 का शुरू होते होते 2014 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई थी। बीजेपी के अंदर मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने की कवायद बहुत तेज हो गई थी, जिसके कारण अनकंफर्टेबल हो गए थे
नीतीश कुमार। ये जो डेवलपमेंट हुआ था ये संजय यादव जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, क्योंकि संजय यादव जी फर्स्ट डे से तेजस्वी को कह रहे थे कि आप दोस्ती कीजिए नीतीश कुमार के साथ, उनको अपने साथ लेकर के आइए। और ये डेवलपमेंट उनके लिए एक गुड़ की तरह था। जैसे ही ये डेवलपमेंट हुआ, तेजस्वी यादव जी ने उन्हें मनाया और बोला कि आप अपना जॉब छोड़िए और आप आइए, परमानेंटली आप आरजेडी ज्वाइन कीजिए और यहीं पे आप रहिए, यहीं पे पार्टी के लिए पूरा काम कीजिए। लेकिन जब वो दिल्ली में मिलते थे, जुलते थे, तो उनके बारे में ये कहा जाता है, ये आपको कहीं पे मीडिया में बहुत जगह पे चला है कि 5-5 घंटे 7-7 घंटे दोनों बैठ करके पुराने लीडर्स का वीडियो देखा करते थे, तेजस्वी और संजय यादव जी मिल करके। तो उस दौर में वहाँ पे जब बातें होती थी, जिन नेताओं के बारे में ज़्यादा चर्चा होती थी, उसमें कांशीराम, मायावती, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी, इन चारों के बारे में खूब बात होती थी, खूब इनके चर्चे होते थे। और तेजस्वी यादव जी पर्सनली सबसे ज़्यादा इंप्रेस हुए थे कांशीराम जी की सोच, उनके विचार और विचारधारा से, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो वाक पटुता थी, शब्द का जो सिलेक्शन होता था, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो इन सब के बीच ये सब प्रभावित होने के बाद वो बिहार आते हैं, राजनीति ज्वाइन करते हैं। अभी उनकी उम्र कम होती है, इसके बाद 13 में नया डेवलपमेंट होता है और फिर इसी डेवलपमेंट के साथ संजय यादव जी पटना शिफ्ट कर जाते हैं परमानेंटली। अब परमानेंटली पटना शिफ्ट करने के बाद यंग थे दोनों के दोनों। जो उस दौर में राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव आ रहा था, खास करके 2012-13 के आसपास, वो हो रहा था डिजिटल। पूरा इलेक्शन डिजिटल होता जा रहा था। प्रशांत किशोर ने एक नया क्रांति लाया था, इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है उसमें, तो उस पर उन्होंने भी फोकस किया। अब इनकी पत्नी, जो संजय यादव जी की पत्नी है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इंटरेस्टेड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, लेकिन वो हम यहाँ नहीं बताएंगे आपको, वो हम बताएंगे जब हम आपके लिए उनके पर्सनल लाइफ का स्टोरी जब करेंगे संजय यादव जी का, तब उसमें बताएंगे। तो जब वो पटना पहुँचते हैं, तो पटना पहुँचने के बाद उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट काम किया। एक कि सोशल मीडिया पे पार्टी को जितना हो सके, जैसे भी हो सके एक्टिव करो। दूसरा, पूरा का पूरा फोकस उन्होंने युवाओं के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जो कि 2012-13 की जो राजनीति थी बिहार की, उसमें युवाओं के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी। तो युवा, सोशल मीडिया और आगे चल करके युवा के लिए रोजगार की बात होगी, ये उसी समय तय हो गया था। और उसी के साथ साथ किसी तरह से ये मनाने की कवायद शुरू हो गई थी कि किसी तरह से नीतीश कुमार जी को अपने साथ लाया जाए। अब उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जब 2012 में अभी नहीं आए थे, परमानेंटली शिफ्ट नहीं हुए थे, तभी वो एक बार पटना आए। पटना में आकर के उन्होंने जितने भी आरजेडी के युवा जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग नहीं किए। संजय यादव जी पटना आते हैं, यहाँ आकर के सारे जिला युवा अध्यक्षों के साथ मीटिंग करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि कैसे जरूरी है सोशल मीडिया पे आना। जब वो पटना शिफ्ट होते हैं, तो पटना शिफ्ट होने के बाद उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट काम किया। आरजेडी का वेबसाइट बनाया, इसके पहले आरजेडी के वेबसाइट नहीं था, और बहुत रिच वेबसाइट बनाया। दूसरा काम, सारे युवा जिला अध्यक्षों को कहा कि सब लोग अपना अपना ईमेल आईडी बनाइए और सब लोग अपना अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाइए, सारे फेसबुक अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ से फिर शुरू हुआ दोनों के बीच, दोनों का स्ट्रेटजी वाइज खड़ा हुआ खेल। 2013 में ये पटना शिफ्ट कर गए। पटना शिफ्ट करने के बाद जो लालू यादव जी का इन्होंने पहली बार जब मुलाकात हुई और जब इन्होंने बताया कि ये क्या करने वाले हैं, कैसे क्या करने वाले हैं, तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो इन्होंने एनालिसिस किया 2010 का इलेक्शन जो हुआ था, जिसमें मात्र 22 सीट आरजेडी को मिला था, उसका पूरा एनालिसिस इन्होंने समझाया आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को। उसमें क्या था, उन्होंने बस इतना बताया उनको कि देखिए, पिछले चुनाव में टोटल 44 ऐसे सीट थे जहां पे आरजेडी की हार हुई है, मात्र 5000 से कम वोटों के कारण। इसी के साथ साथ 18 सीट पे ऐसी हार हुई है आरजेडी की जहां पे हार का अंतर मात्र 2000 वोट है, 2000 से वोट से कम है। और 10 सीट पे हार ऐसे हुई है जहां वोट का अंतर मात्र 500 है। तो अगर आप इन फोकस्ड सीटों के ऊपर आप कैंपेन करते हैं, प्लान करते हैं, तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। लेकिन इन सब से तो कन्विंस थे लालू यादव जी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ करीबी बनाने को लेकर के लालू यादव जी कन्विंस नहीं थे। तेजस्वी कन्विंस थे, लेकिन लालू यादव जी कन्विंस नहीं थे। और इसी कन्विंस और के दौर में, मनाने के दौर में 2014 का लोकसभा इलेक्शन होता है। तेजस्वी यादव, आरजेडी, जेडीयू सब अलग अलग इलेक्शन लड़ती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जब
कन्विंस हो जाते हैं लालू यादव जी भी नीतीश कुमार के साथ आने के। और उसके बाद फिर क्या हुआ सब जानते हैं। जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लालू यादव जी के साथ लाने में, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया संजय यादव जी ने इन दोनों को एक साथ लाने में। नीतीश कुमार की तरफ से अगुआ का रोल निभा रहे थे प्रशांत किशोर, और आरजेडी की तरफ से लालू यादव जी की तरफ से अगुआ का रोल निभा रहे थे संजय यादव जी। अब आता है 2015 का चुनाव। 2015 के चुनाव में जो एक इम्पॉर्टेंट घटना जिसके बारे में आप सुने भी होंगे, वो मोहन भागवत वाली घटना की, जब मोहन भागवत ने वो एंटी रिजर्वेशन स्टेटमेंट दिया था, तो इन्होंने जाकर के देखा कहीं तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पे, तुरंत जाकर के लालू यादव को बताया और लालू यादव उछल पड़े कि ये तो बहुत बढ़िया है, और पटाख से उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट जारी कर दिया। हालांकि लालू यादव उस समय उस कैंपेन में, उस 15 के कैंपेन में बहुत एक्टिव थे, और फट से उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और एकदम कूद पड़े, इसको लेकर के नोच दिया बीजेपी और आरएसएस को कि ये लोग आरक्षण विरोधी है, और उससे अच्छा खासा फायदा हुआ था। और दूसरी तरफ प्रशांत डीएनए का मामला, ठीक है तो है नीतीश कुमार और ये सब चल रहा, बिहार में बाहर ये सब कैंपेन चल रहा था, और उसके कारण ये हुआ कि बम्पर जीत हुई बिहार के अंदर तेजस्वी यादव महागठबंधन, लालू यादव आरजेडी जेडीयू की महागठबंधन की। और उस जीत के बाद एक तरफ तो पार्टी जीतने के बाद, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो आरजेडी थी वो धनजोड़ योजना में लग गई। क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया था कि 2011-12 में जब संजय यादव जी पार्टी ज्वाइन किए थे, उस साल टोटल फंडिंग मात्र 26 लाख रुपए हुई थी पूरे पार्टी का। एक साल के अंदर पूरा पार्टी का प्रॉपर्टी 2 करोड़ मात्र 77 लाख रुपए था। तो धनजोड़ योजना में आरजेडी लग गई। और 2011 में जो 26,32,000 रुपये मात्र फंडिंग हुआ था एक साल में आरजेडी को, 2016-17 में वो आते आते 57 करोड़ 95 लाख रुपए एक साल में फंडिंग हुआ है। आप इमेजिन कीजिए कि वो आरजेडी जिसकी पूरी प्रॉपर्टी साल 2011-12 में मात्र 2 करोड़ 77 लाख रुपए थी, उस पार्टी को एक साल में इनकम होता है फंडिंग के थ्रू 57 करोड़ 95 लाख रुपए, लगभग 58 करोड़ रुपए का इनकम होता है। और इसी साल जेडीयू को इनकम होता है मात्र 12 करोड़ रुपए। यानी कि आप सोचिए कि जेडीयू से लगभग 5 गुना ज़्यादा फंडिंग हुई है आरजेडी को उस एक साल में, जब आरजेडी की बिहार में सरकार थी। हम 2015-16 का डेटा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि क्योंकि 2015 में एंड में दिसंबर में सरकार ही बनी है इनकी, मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, 16 शुरू हो जाता है, इसलिए हमने 16 और 17 का लिया। 17-18 का भी नहीं ले सकता क्योंकि 17 में फिर से नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले जाते हैं। तो उस एक साल में जब पूरा साल आरजेडी की सरकार रही, महागठबंधन की सरकार रही बिहार में, उस एक साल में महागठबंधन से आरजेडी ने 58 करोड़ रुपए एक साल में चंदा वसूला। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे उगाही की गई थी उस समय पे। और उसके एक साल पहले जो 15-16 का डेटा है उसमें भी लगभग 1 करोड़ 95 लाख रुपए उगाही की गई थी, यानी कि फंडिंग हुआ था उस पार्टी को, जो कि इलेक्शन का ईयर है। इलेक्शन के ईयर में सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है पार्टियों को। उसके बावजूद 2015-16 में आरजेडी को मात्र फंडिंग हुआ है 1,95,000 के 1 करोड़ 95,000। ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ, ये फंडिंग टोटल हुई है 2015 में 1 करोड़ 97 लाख रुपए टोटल। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये फंडिंग हो कहाँ से रहा था, किस तरह से ये मैनेज कर रहे थे संजय यादव जी? संजय यादव जी और इसमें इन्वॉल्व थे तेजस्वी दोनों। कैसे? वो था लैंड फॉर जॉब योजना, और इसी को लेकर के यही लैंड फॉर जॉब जो योजना चलती है, ये जो स्कैम होता है, जिसके कारण ईडी और सीबीआई की टीम, बीजेपी की टीम जुट जाती है 15 के बाद ही। और उस लपेटे में सिर्फ तेजस्वी नहीं आते हैं, उस लपेटे में सिर्फ लालू नहीं आते, लालू तो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। उस लपेटे में आते हैं तेजस्वी यादव और साथ साथ में संजय यादव भी। संजय यादव जी के खिलाफ भी एफआईआर हुआ है इस केस में, उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है इस केस में बेल लेने के लिए। तो ये लैंड फॉर जॉब का पूरा स्कैम चला। नीतीश कुमार जी भी एक साल के बाद 17 में ही अलग हो गए, इसी के ऊपर आरोप लगा करके। और जैसे ही अलग हुए, आरजेडी सरकार से बाहर गई, जिस आरजेडी को 2016-17 के अंदर 2016-17 में टोटल एक साल में 58 करोड़ रुपए फंडिंग आया था, सरकार से बाहर जाते ही
2017-18 में इनकी फंडिंग फिर से वापस आकर के मात्र 1,05,90,000 रुपये बच गया। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार में रहने पर किस लेवल का आरजेडी ने लूट मचाया होगा, कि जिस आरजेडी को सरकार में आने से पहले 26 लाख रुपए एक साल में फंडिंग होती थी, उस आरजेडी को सरकार में आते ही 58 करोड़ की फंडिंग होती है और उसके बाद तुरंत सरकार से वापस जाते ही उनकी फंडिंग घट करके आ जाती है 1,05,00,000 रुपए। तो ये आप समझ सकते हैं। हालांकि जैसे ही सत्ता से बाहर होते हैं वैसे ही भीतरी कलह भी शुरू होती है, क्योंकि उस केस के कारण तेजस्वी की किरकिरी होती है और जो पार्टी के अंदर और जो परिवार के अंदर जो लोग थे, मीसा भारती या तेज प्रताप वगैरह लोग थे जो संजय यादव से अनकंफर्टेबल थे, उनको मौका मिल गया कि इस संजय यादव के कारण ही ये सारा कुछ हुआ है, ये सारा खेल हुआ है, इसके कारण सरकार भी गिरी है, इसके कारण हमारे ऊपर केस भी हुआ है और उसके कारण वो कलह होना शुरू होता है और वो कलह फिर धीरे धीरे वो बढ़ते ही चला जाता है। लेकिन इस सब के बीच अगर आप देखेंगे कि 2020 का जब इलेक्शन होता है या 2019 का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे भी हारते हैं आरजेडी पूरी तरह से। मात्र एक कांग्रेस को सीट मिलती है, कंप्लीटली साफ, लोकसभा में कंप्लीटली साफ हो जाती है आरजेडी। तो इन सब के बीच 19 का जब इलेक्शन हार होता है, उधर केस चल रहा है, उधर परिवार के अंदर टूट पड़ रही है, इन सब के बीच में वो जो पॉजिटिव कैंपेन की तरफ कन्विंस कर लिया था संजय यादव जी ने आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, वहाँ पे दरार पड़ी और नेगेटिव कैंपेन शुरू हुआ आरजेडी के अंदर। और उस नेगेटिव कैंपेन की शुरुआत की तेज प्रताप ने। आपको याद होगा कि जब पलटी मारे थे 2017 में नीतीश कुमार जब वापस एनडीए में गए थे, तो ये जो पलटी चाचा का पूरा कैंपेन स्टार्ट हुआ था, ये तेजस्वी यादव ने शुरू नहीं किया था या फिर ये तेज प्रताप ये फिर संजय यादव जी ने नहीं शुरू किया था, बल्कि ये तेज प्रताप जी ने सबसे पहले बार बोला था इस कैंपेन के बारे में। इस शब्द का उच्चारण सबसे पहले उन्होंने किया था, घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। और उसके बाद संजय यादव जी नहीं चाहते थे कोई भी नेगेटिव कैंपेन करना, खास करके नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन चूंकि उस समय आपको भी पता है कि आरजेडी का जो कैडर है वो किस तरह से एग्रेसिव कैंपेन के लिए जाना जाता है और युवाओं को आप जोड़ चुके हैं, तो युवाओं के बीच में ये कैंपेन पलटू चाचा वाला बहुत पॉपुलर हो गया। पलटू चाचा फेरू पलट गईले, राज छोरी बीजेपी में सट गईले। पार्टी के अंदर पॉपुलर हो गया आरजेडी के अंदर, जिसके पार्टी के प्रेशर के कारण, पार्टी के कैडर के प्रेशर के कारण और पॉपुलर सेंटीमेंट के प्रेशर के कारण आरजेडी को ये पूरा कैंपेन अपने हाथ में लेना पड़ा, उसको कहीं ना कहीं दबे मन से ही सही चलाना पड़ा। लेकिन ये फूट बढ़ती रही और ये फूट ऐसी हुई कि 2019-20 वगैरह के आसपास भी 19 में तेज प्रताप ने यहाँ तक बोल दिया कि वो वीडियो भी में आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बोला था कि संजयवा के बल पे तुम लोग ऐसे करते हो, संजय जो है वो संजयवा बन जाते हैं कभी। जो संजयवा सिखाना वही कर रहे हो तुम लोग, जो संजयवा सिखाना वही कर रहे हो तुम लोग। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है। कभी वो संजय यादव के खिलाफ ट्वीट लिखते हैं कि संजय यादव जो है वो प्रवासी है, हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है, हमारी पार्टी को बर्बाद कर रहा है। इस तरह के डिस्प्यूट आप उस समय देखेंगे 2019, 20, 21 ये सब चल रहा है। 21-22 तक ये सारे डिस्प्यूट उन दोनों के बीच में चल रही है और इसी बीच में 19 का इलेक्शन हार होता है, 20 में फिर वो हारते हैं। लेकिन इन सब के बीच, इस निगेटिव कैंपेन के बीच, तेज प्रताप के द्वारा निगेटिव कैंपेन के बीच तेजस्वी यादव पॉजिटिव कैंपेन को लेकर के कन्विंस थे और तब तक पॉजिटिव कैंपेन को लेकर के लालू यादव भी कन्विंस थे। और यही कारण है कि आप ध्यान दीजिए 2020 का लोक विधानसभा इलेक्शन बिहार का, उस पूरे इलेक्शन के दौरान आरजेडी ने, तेजस्वी यादव जी ने कहीं से भी नेगेटिव कैंपेन नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं किया। उस समय क्या हुआ था, सृजन घोटाला बिहार में हो चुका था। लेकिन आप पूरे पॉलिटिकल कैंपेन को देखिए 2020 का, आरजेडी ने कभी इसका नाम नहीं लिया। उस समय पूरा इंटरनेशनल मीडिया तक छा चुका था आपका मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, लेकिन इसका नाम कहीं पे भी पूरे कैंपेन में तेजस्वी यादव जी ने नहीं लिया। शराबबंदी का खिलाफ ही उन्होंने कभी वहाँ पे नहीं, कभी खिलाफ नहीं बोले वो। सुशासन बाबू की जो छवि थी नीतीश कुमार की, उसके ऊपर वो कभी नहीं बोले। वो सिर्फ रोजगार की बात करते रहे और रोजगार किस तरह से पलायन हो रहा है बेरोजगारी के कारण, बिहार में रोजगार की कितनी ज़रूरत है, और उस पर प्रॉमिस करते रहे, पॉजिटिव कैंपेन करते रहे। और एक और बात के लिए
कन्विंस किया उन्होंने आरजेडी और लालू यादव को कि उस इमेज पे जो भी पॉलिटिकल पोस्टर्स बन रहे थे उसमें ज़्यादातर पोस्टर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी का फोटो लगा, क्योंकि संजय यादव जी चाहते थे कि ये जो बैगेज है जंगल राज का लालू यादव जी के ऊपर, वो बैगेज पॉपुलर में हम मास में लेकर के लोगों के पास लेकर के नहीं जाए, इसलिए लालू यादव जी तक का फोटो हटा दिया गया 2020 के कैंपेन में। और 2020 के कैंपेन में लालू यादव जी ऑलमोस्ट साइलेंट है, कहीं कोई रैली धरना कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। इनफैक्ट बहुत हद तक तेज प्रताप भी साइलेंट रहे हैं। और उसके अलावा आप इमेजिन कीजिए कि अपने पिता के जंगल राज के समय के लिए दबे जुबान से ही, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने माफ़ी भी मांगा था उस जंगल राज के लिए। तो इन सब के बीच ये पॉजिटिव जो कैंपेन हुआ, इसमें उभर करके सामने आए संजय यादव और नंबर 2 पे वो खेलने लगे। हालांकि पार्टी की सरकार बनी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनका कद बहुत ऊपर हो चुका था। अब एक कहानी इसमें यह भी है कि क्या 2020 के इलेक्शन में जो 80 सीट आरजेडी को आया वो तेजस्वी यादव जी का जीत था, संजय यादव जी का जीत था, या फिर ये ज़्यादा हार था एनडीए का। एनडीए का हार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी ने हनुमान बना करके चिराग पासवान को उतारा, लेकिन उस हनुमान ने क्या लंका में आग लगाया था या अयोध्या में आग लगाया था, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि उनके आग लगाने से, वो चिराग मॉडल हनुमान मॉडल आने से सीट कम की किसकी हुई, बीजेपी की तो नहीं हुई, लेकिन जेडीयू की हुई। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। लोजपा की भी कम हो गई, जहां उनके इतने सारे सीट होते तो वहां पे उनको मात्र एक जगह पे जीत मिली थी। उसके अलावा इसका सबसे ज़्यादा फायदा, इस चिराग मॉडल का अगर सबसे ज़्यादा किसी को फायदा हुआ है तो वो तेजस्वी यादव जी को हुआ है, आरजेडी को हुआ है। क्योंकि अगर आप डेटा को उठा के देखेंगे 2020 के इलेक्शन का, तो ऐसे सीट जहां 5000 से कम वोटों से जीत मिली है किसी भी पार्टी को, उसमें से 50 में से 25 सीट जीती है आरजेडी। यानी कि कम डिस्टेंस से, कम मार्जिन से जीतने वालों की सबसे ज़्यादा संख्या है आरजेडी का। और उसके बाद फिर आपका बीजेपी भी है, लोजपा भी इसके अंदर, बाकी 25 के अंदर बाकी सारी पार्टियां हैं, और 25 अकेले आरजेडी के अंदर है। तो वो 25 सीटों पर जो जीत हुई है, लगभग कहते हैं कि 56 सीटों पे तेजस्वी यादव जी जीते हैं, या कम से कम जेडीयू हारी है एलजेपी के कारण, चिराग मॉडल के कारण। और 25 सीटों पे इनकी जीत हुई है सिर्फ चिराग मॉडल के कारण। चिराग मॉडल नहीं होता तो वो शायद नहीं जीत पाते, क्योंकि 5000 से कम सीटों पे कम वोटों से इनकी जीत हुई थी। तो ये आपको चिराग मॉडल वाला खेल आपको ध्यान में रखना होगा जब आप इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो अब चूंकि संजय यादव जी राज्यसभा पहुंच चुके हैं, और उसमें अगर किस कारण से क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा राज्यसभा पहुंचने में, अगर उसमें दो अगर आप कहिएगा तो एक, जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव किया इन्होंने आरजेडी को। आज के डेट में बिहार में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे कोई पार्टी एक्टिव है तो वो आरजेडी है, और उसमें संजय यादव जी का वन हैंड रोल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उनकी पत्नी का भी इम्पोर्टेंट रोल है, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे उनके पर्सनल लाइफ वाले में। लेकिन सोशल मीडिया पे तो उनका सिंगल हाथ है। लेकिन अगर आप 2020 के इलेक्शन में आरजेडी के जीत का सेहरा बांधना चाहते हैं तो उस जीत का सेहरा संजय यादव जी से ज़्यादा कहीं सेहरा बनेगा चिराग पासवान के ऊपर। अब चिराग पासवान को आपको जिम्मेदार उस जीत के लिए ठहराना पड़ेगा, क्योंकि वो हनुमान बन करके लंका में कम आग लगाए, अयोध्या में ज़्यादा आग लगाए थे। अब इमेजिन कीजिए आप कि अगर 2020 के इलेक्शन में वो चिराग मॉडल नहीं होता तो आज 2024 में जो तोड़ जोड़ हुआ, अभी फिर से जब एनडीए में वापस आए हैं नीतीश कुमार, तो इस दौरान जब बीजेपी जैसी पार्टी, जो पिछले 10 सालों में आपने कोई खबर नहीं सुनी होगी कि बीजेपी किसी भी प्रदेश में अपने एमएलए को ले जा करके कहीं रिजॉर्ट में रखा है जब फ्लोर टेस्ट होने वाला है। लेकिन बिहार में पहली बार बीजेपी को ये काम भी करना पड़ा, उनके विधायकों, अपने विधायकों को बीजेपी को बचाना पड़ा बिहार के अंदर। जो बीजेपी सभी पार्टियों के विधायकों को तोड़ती है, सारी पार्टियों को तहस नहस करती है, उस बीजेपी को बिहार के अंदर अपनी पार्टी के एमएलए को बचाने के लिए उनको ले जाके गया में रिजॉर्ट में रखना पड़ा। ये बीजेपी को नहीं करना पड़ता। ये जो संशय बना, ये जो हुकहुकी हुई बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए के लिए, वो नहीं होता अगर चिराग मॉडल नहीं होता। तो अगर आप समीक्षा कर रहे हैं तो इसकी समीक्षा भी करना होगा आपको। लेकिन इस
पूरे डिस्कोर्स में आपको एक और चीज़ संजय यादव जी का जहाँ पे स्ट्रांग होकर के इमर्ज करके निकलते हैं संजय यादव जी, और वो ये है कि 2024 में अगर आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जब अलग हुए, एनडीए में वापस गए हैं, तो आपको एक स्टेटमेंट किसी भी लीडर का आपको नहीं मिलेगा पूरे अभी तक, कम से कम पिछले 10-15 दिनों के दौरान, जहाँ पे कि आरजेडी ने विरोध किया हो नीतीश कुमार को। यहाँ तक भी हो गया है कि आरजेडी से लेकर के, तेजस्वी से लेकर के, लालू से लेकर के, सबने बोल दिया है कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए अभी भी खुले हुए हैं, हमेशा के लिए खुले रहेंगे, वो हमारे चचा हैं, हमारे साथ हैं, हमारा उनका सहयोग रहेगा। और ये पॉजिटिव जो कैंपेन अभी भी कर रही है इस लेवल पे जा कर के, ये सिर्फ हुआ है संजय यादव जी के द्वारा ही, उनके प्रयासों से ही। ये मैंने आपको पहले ही शुरू बताया था कि 2012 से ही संजय यादव क्लियर थे कि उनको नीतीश कुमार पे अटैक नहीं करना है, नीतीश कुमार को किसी तरह साथ लेकर के आना है, उनके खिलाफ कोई निगेटिव कैंपेन नहीं करना है। 2017 में जब आरजेडी अलग हुई थी तो निगेटिव कैंपेन हुआ था, क्योंकि उस समय पे बहुत सारी परिस्थितियाँ हुई थी, चाहे वो लैंड फॉर जॉब में केस हो गया हो, फिर 19 की हार हुई हो, और उस फ्रस्ट्रेशन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खास करके तेज प्रताप ने, बहुत सारे इस तरह के निगेटिव कैंपेन किए थे। लेकिन आज जब 2024 में जब तेजस्वी यादव जी का पार्टी के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल है, उनको सक्सेस के ऊपर सक्सेस मिल रहा है, उनके ऊपर कोई सी कार्यकर्ताओं के ऊपर उनकी जब पकड़ बन रही है, तो वो पॉजिटिव कैंपेन और बहुत ही शानदार ढंग से उभर करके आया है। तो ये इसके लिए आप पूरा क्रेडिट आपको संजय यादव को ही देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आरजेडी सवाल ये उठता है कि इतना ग्रो कर रही है तो हम सिर्फ चिराग मॉडल को वो नहीं कर सकते हैं। एक पॉजिटिव कैंपेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोशल मीडिया पे एक्टिवनेस जो, ये 2 इंपॉर्टेंट काम संजय यादव जी ने किया। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आरजेडी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है, वो आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे एक नए नवेले व्यक्ति को, संजय यादव जी को ला करके राज्यसभा मेंबर बना दिया जाता है, ये कोई पहली घटना नहीं है। आप याद कीजिए, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, जेएनयू के 3 यंग लोगों को राष्ट्रीय लेवल का प्रवक्ता आरजेडी ने घोषित किया है। आप इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, और बाकी पार्टियों को आप उठा के देख लीजिए जो अगर कहीं के ऐसा कुछ हुआ हो तो। जेएनयू के अंदर पहली बार 2017 में के अंदर 17-18 में आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा होता है, 3रे नंबर 4थे नंबर पे रहता है वो। तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी जिस तरह से अपने आप को स्प्रेड कर रही है, हर जगह पे जा रही है, बियॉन्ड द बाउंड्री जाकर के काम कर रही है, उसका इसको फायदा हो रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन बनने के टाइम पे आरजेडी और जेडीयू साथ में थी इंडिया गठबंधन का। अब उसी का आप देखिए एग्जाम्पल, इंडिया गठबंधन में जब मीडिया सेल बना इंडिया गठबंधन का, तो मीडिया संयोजक सभी पार्टियों ने एक एक मीडिया संयोजक अपना पार्टी से भेजा। जेडीयू का भी एक संयोजक था और कोऑर्डिनेटर जिसको कह सकते हैं, और आरजेडी का भी एक कोऑर्डिनेटर था। आप इमेजिन कीजिए कि राज्यसभा मेंबर बनने से पहले संजय यादव जी को इंडिया अलायंस का आरजेडी की तरफ से मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। और जेडीयू ने किसको बनाया? जेडीयू ने बनाया मनीष कुमार को। मनीष कुमार कौन है? मनीष कुमार नीतीश कुमार के भांजा हैं। और आज तक मैंने तो नहीं देखा है कि मनीष कुमार किसी मीडिया में कहीं प भी बोले हों। मीडिया मैनेजमेंट उनका कितना मीडिया में उनका प्रेजेंस है, ये आप खुद गूगल करके देख सकते हैं। तो एक पार्टी जिसके ऊपर पूरी जिंदगी परिवारवाद की का उसके ऊपर थोप चढ़ रहा है, उसके ऊपर आरोप लग रहा है, आरजेडी के ऊपर हमेशा परिवार का, आज भी परिवारवाद का उसके ऊपर आरोप लग रहा है, वो मीडिया कोऑर्डिनेटर, इंडिया अलायंस का मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाती है संजय यादव जी के, जो बिहार के भी नहीं है। वो तेजस्वी यादव की पार्टी के भी, उसके पार्टी से है, लेकिन वो परिवार से नहीं है, वो किसी दूसरे राज्य से है, हरियाणा से है, उनको बनाया जाता है। और दूसरी तरफ जेडीयू अपने ही पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति को बनाती है जो नीतीश कुमार के पारिवारिक संबंध रखते हैं, उनका अपना भांजा है वो, और मीडिया में उनका कोई प्रेजेंस नहीं है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही है। अब इसके अलावा थोड़ा सा मैंने जैसा बताया था ग्लिम्स में थोड़ा सा दूंगा अगले नेक्स्ट एपिसोड का, जो मैं बहुत पर्सनली संजय यादव जी के पर्सनल लाइफ के बारे में मैं उसमें बताऊंगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन उनके पूरे पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगा, चाहे फिर उनकी बेटी के बारे में हो, उनके पिता के बारे में हो, पत्नी के बारे में हो, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अगले एपिसोड में, इस एपिसोड में नहीं। ये एपिसोड बहुत लंबा हो चुका है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लंबे समय तक जुड़ने के लिए, और नमस्कार।